दोस्तों आज की स्टोरी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें हमने कई सारे इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल्स को कवर किया है जिनको लेकर बहुत सारे लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि हैज़ हैव और हैड में क्या डिफरेंस है, इनका यूज़ किन किन रीजन्स में होता है, कहाँ कहाँ होता है, इन सारी बातों को हम एग्जाम्पल्स के द्वारा समझेंगे जिससे कि ये सारे रूल्स हमें अच्छी तरीके से हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। इसके अलावा हैज़ हैव और हैड से जुड़े अलग अलग सेंटेंसेस को देखेंगे जो बहुत बार कंफ्यूज करते हैं लोगों को, इनका मीनिंग लोगों को समझ में नहीं आता है। और फिर इसी स्टोरी में हम कुड के यूजेस को समझेंगे कि कहाँ कहाँ किन किन कारणों से कुड का यूज़ किया जाता है। दोस्तों इसके अलावा ये 5 सेंटेंसेस हैं। इनको लेके बहुत बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इन सेंटेंसेस का मीनिंग लगभग एक सा होता है, बस थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस होता है। इसलिए आज हम उन डिफरेंसेस को जानेंगे। आज के बाद आपको इन सेंटेंसेस को लेके भी कोई डाउट नहीं होगा। जैसे अगर कोई बोल रहा है इट मे रेन या कोई बोल रहा है इट माइट रेन, इन दोनों का मतलब है कि बारिश हो सकती है। लेकिन इट मे रेन का मतलब होता है कि 50 से 60% बारिश होने की संभावना है, और इट माइट रेन का मतलब होता है कि 10 से 20% की संभावना है कि बारिश हो सकती है, जबकि मतलब दोनों का एक ही है कि बारिश हो सकती है। ऐसे ही इन सारे सेंटेंसेस के डिफरेंस को जानेंगे। इन सारी बातों को आपके दिमाग में अच्छे से हमेशा के लिए बैठा देने की जिम्मेदारी मेरी है। बस आपसे इतना रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारी चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको कोई कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो को रिपीट कीजिएगा, लेकिन चीज़ों को अच्छे से समझना ज़रूरी है। चलिए अब स्टोरी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम है द क्रो, मतलब कौवा। द का यूज़ मैंने पहले भी बताया है कि इसका यूज़ कई बार दैट के सेंस में किया जाता है। मतलब द लिखा है, इसका मतलब वहाँ पे दैट लिखा है। तो दैट क्रो मतलब वह कौवा विद विजडम, जिसके पास बुद्धिमानी थी। मतलब स्टोरी उस कौवे के बारे में है जिसके पास बुद्धिमानी थी। चलिए अब स्टोरी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। टू क्रोज, दो कौवों ने, हैज़ ए चैलेंज, एक शर्त रखी। अब यहाँ पे हैज़ गलत लिखा हुआ है, ये मैंने जान के गलत नहीं लिखा है, ये बुक की पीडीएफ में ही गलत लिखा हुआ है। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये गलत है, क्योंकि यहाँ टू क्रोज लिखा है, मतलब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। और जब सब्जेक्ट प्लूरल रहता है तो उसके लिए कभी भी हम हैज़ का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हैज़ का यूज़ गलत हुआ है। अब हैज़, हैव और हैड तीन चीज़ें होती हैं। चलिए इन तीनों चीज़ों के यूजेस को आपको अच्छे से समझाता हूँ। इसके बाद आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि यहाँ कौन सा वर्ड करेक्ट होगा, यहाँ पे हैज़ क्यों गलत लिखा हुआ है। दोस्तों यहाँ पे मैंने एक चार्ट प्रिपेयर किया है आप लोगों के लिए। अगर आपको कहीं कुछ इशू होता है कि आपको लगता है कि चीज़ें याद नहीं हो पाएंगी अच्छे से, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस चार्ट का, और एक दो दिन रिवाइज करेंगे तो आपको चीज़ें हमेशा के लिए अच्छे से याद हो जाएंगी। जैसे तीन चीज़ें होती हैं, हैज़, हैव और हैड। पहली बात तो ये आती है कि इनका यूज़ ही क्यों करते हैं हम इंग्लिश में, इनका आखिर क्या यूज़ होता है, क्या मीनिंग होता है इनका। तो इसके तीन मीनिंग होते हैं। एक तो अधिकार के रूप में जब कभी बात करनी हो तो वहाँ पे हैज़, हैव या हैड किसी एक का यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा खाने के सेंस में भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा लास्ट में परफेक्ट टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब में भी इसका यूज़ किया जाता है। अब इन सारी बातों को एग्जाम्पल्स के द्वारा समझेंगे। जैसे अगर आपको बोलना है कि मेरे पास एक कार है, तो आप बोलेंगे आई हैव ए कार। लेकिन यहीं अगर आपको बोलना होता कि मेरे पास एक कार थी, मतलब पास्ट में बात बोलनी होती, तो आप बोलते आई हैड ए कार। मतलब ये हुआ कि हैज़ और हैव का यूज़, जो ये दो चीज़ें लिखी हुई हैं हैज़ और हैव, इन दोनों का यूज़ प्रेजेंट में करते हैं, जबकि हैड का यूज़ हम पास्ट में करते हैं। अब इन तीनों चीज़ों का एक और मीनिंग होता है खाने के सेंस में। जैसे अगर आपको बोलना है मैं नाश्ता कर रहा हूँ, तो आप बोल सकते हैं आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, मतलब मैं नाश्ता कर रहा हूँ। यहाँ पे आपने ईट शब्द का यूज़ नहीं किया, यहाँ पे हमने हैज़, हैव या हैड में से किसी एक का यूज़ करके वहाँ पे ईटिंग का सेंस निकाला। ऐसे ही अगर आपको बोलना होता कि वह रोज़ एक सेब खाती है, तो आप बोल सकते हैं सी हैज़ एन एप्पल डेली। यहाँ इन बातों को आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि सी ईट्स एन एप्पल डेली, या आप ये बोलेंगे कि सी हैज़ एन एप्पल डेली। दोनों बात सही है, दोनों का एक ही मतलब होता है कि वह रोज़ एक सेब खाती है। इसके अलावा हैज़, हैव और हैड का यूज़ परफेक्ट टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब में किया जाता है। उनको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर आपको बोलना है कि मैंने पढ़ना शुरू कर दिया है या मैं पढ़ना शुरू कर चुका हूँ, तो आप बोलेंगे आई हैव स्टार्टेड रीडिंग, मतलब मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे दो वर्ब्स का यूज हुआ है, एक तो हैव जो कि हेल्पिंग वर्ब है, और स्टार्टेड जो कि मेन वर्ब है। तो यहाँ पे हैव हेल्पिंग वर्ब इसी हैज, हैव और हैड का पार्ट है। यहाँ पे हैव का यूज इस परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। इसी तरह अगर आपको बोलना है कि हम मैच जीत चुके थे, मतलब बात आपको पास्ट में बोलनी है, तो आप बोलेंगे वी हैड ओन द मैच। यहाँ भी दो वर्ब का यूज किया गया है,
हैड और दूसरा ओन। हैड हेल्पिंग वर्ब की तरह वर्क कर रहा है और ओन मेन वर्ब की तरह वर्क कर रहा है। इसके अलावा आप इस बात को भी याद रखिएगा, अगर आप परफेक्ट टेंसेस के रूल्स को नहीं जानते हैं, कि अगर आप हैज, हैव और हैड का यूज हेल्पिंग वर्ब के रूप में कर रहे हैं तो उसके बाद जो मेन वर्ब का यूज किया जाएगा उसका हमेशा थर्ड रूप यानी थर्ड फॉर्म यूज किया जाएगा। कैसे? जैसे यहाँ पे आप देखिए कि वी हैड ओन लिखा है, मतलब हैड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। ऐसे यहाँ पे भी हैव स्टार्टेड लिखा है, मतलब हैव के बाद हमेशा स्टार्टेड आएगा, स्टार्ट नहीं आएगा। अब इसी चार्ट का एक अगला पार्ट भी है हमारे पास, उसे भी आप देख लीजिए। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हैज़ और हैव का यूज हमेशा प्रेजेंट में करते हैं और हैड का यूज पास्ट में करते हैं। अब बात ये आती है कि कब हम हैज़ का यूज करेंगे और कब हम हैव का यूज करेंगे। इसके लिए याद रखिए दोस्तों कि जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो, मतलब जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो, एक वचन हो, तो वहाँ पे हमेशा हैज़ का यूज किया जाएगा, और जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वहाँ पे हमेशा हैव का यूज किया जाएगा। इसके अलावा हैड का यूज जब भी पास्ट की बात करनी हो तो वहाँ पे हैड का ही यूज किया जाएगा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। दोस्तों इसके अलावा भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस के पैटर्न हैं जो हैज़, हैव और हैड से बने होते हैं, लेकिन इनका मीनिंग हमें समझ में नहीं आता है। कई बार तो लोगों को लगता है कि ये सेंटेंस ही गलत है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आई हैव टू स्टडी, मतलब मुझे पढ़ना पड़ता है, मैं पढ़ता नहीं हूँ, मेरा मन नहीं करता पढ़ने का, लेकिन मुझे पढ़ना पड़ता है, तो आप बोलेंगे आई हैव टू स्टडी। अब आई को लेके भी कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आई तो सिंगुलर हुआ, क्योंकि आई मतलब होता है मैं हमेशा सिंगुलर रहता है, तो वहाँ पे आपने हैज़ का यूज़ क्यों नहीं किया, हैव का यूज़ क्यों किया? तो इसके लिए आप याद रखिएगा कि आई हमेशा अपना रूप बदलता रहता है। जब बात इसकी प्रेजेंट की हो तब इसका रूप दूसरा रहता है, और जब आई की बात पास्ट में हो रही हो तब इसका रूप दूसरा होता है। कैसे? जैसे अगर आपने आई का यूज़ प्रेजेंट में किया है, किसी प्रेजेंट टेंस में किया है, तो वहाँ पे आई प्लूरल कंसीडर किया जाता है, लेकिन वहीं अगर आपने इसी आई को पास्ट में यूज़ किया है तो वहाँ पे ये आई सिंगुलर कंसीडर किया जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आई हैव टू स्टडी, मतलब मुझे पढ़ना पड़ता है, तो बात प्रेजेंट की है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि आई प्लूरल कंसीडर किया जाएगा। इसी तरह अगर आपने बोला कि आई हैड टू स्टडी, मतलब ये हुआ कि मुझे पढ़ना पड़ता था। अब अपने तीसरे एग्जाम्पल पे आते हैं कि आई हैव हैड टी, मतलब मैंने चाय पी ली है। अब यहाँ पे एक बार हैव लिखा हुआ है, दूसरी बार हैड लिखा हुआ है, तो कई बार इसको लेके कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, और लोगों को लगता है कि सेंटेंस ही गलत लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है, यहाँ पे पहले हैव का यानी इस हैव का यूज एज अ हेल्पिंग वर्ब किया गया है। अभी मैंने आपको बताया कि इसका यूज हैज, हैव, हैड का यूज परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी किया जाता है, उसी रूल का यूज यहाँ किया गया है, और इस हैड का यूज इस सेंटेंस के मेन वर्ब के रूप में किया गया है। अब इसका मीनिंग जानते हैं कि आई हैव हैड टी, मतलब मैंने चाय पी ली है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि हैज, हैव और हैड का यूज खाने और पीने के सेंस में किया जाता है, वहीं यहाँ पे किया गया है आई हैव हैड टी, मतलब मैंने चाय पी ली है। अब इसी तरह अपने अगले एग्जाम्पल को भी देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आई हैड हैड टी, यहाँ पे दोनों बार हैड का यूज किया गया है। क्यों? क्योंकि ये बात पास्ट की जा रही है। अब यहाँ पे इस हैड का यूज पास्ट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है, और इस हैड का यूज मेन वर्ब के रूप में किया गया है। अब सेंटेंस की मीनिंग को समझते हैं कि आई हैड हैड टी, मतलब मैंने पहले ही यह चाय पी ली थी। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने चाय पी ली थी। यहाँ पे है था, यहाँ पे थी, मतलब यहाँ बात पास्ट में हो गई और ऊपर बात प्रेजेंट में हो रही थी। वापस अपने स्टोरी में आते हैं और देखते हैं हैज वहां पे लिखा हुआ था तो क्यों गलत है। अब स्टोरी में देखिए दोस्तों, टू क्रोज लिखा है, मतलब दो कौवे लिखे हैं, मतलब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। मतलब ये हुआ कि हैज का यूज यहाँ पे कदापि नहीं हो सकता है, कभी भी हैज का यूज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, एक से ज्यादा सब्जेक्ट हो गए। अब बात आती है कि हैज का यूज नहीं होगा तो किसका यूज होगा? यहाँ पे या तो हैव का यूज होगा या तो हैड का यूज होगा। चाहे आप हैव का यूज करें तब भी सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, या आप हैड का यूज कर रहे हैं तब भी सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हैव का यूज करेंगे तो ये सेंटेंस तो करेक्ट हो जाएगा, लेकिन इस स्टोरी के हिसाब से ये सेंटेंस करेक्ट नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि स्टोरीज जो होती हैं पास्ट में होती हैं। वैसे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिसाइडेड, यहाँ पे लिखा हुआ है वाज, मतलब ये हुआ कि ये स्टोरी पास्ट में है, यानी कि सारे सेंटेंसेस पास्ट में लिखे हुए हैं, तो इस सेंटेंस को पास्ट में ही लिखा होना चाहिए था। अगर आप लिख देंगे यहाँ पे टू क्रोज हैव ए चैलेंज, मतलब दो कौवों ने एक शर्त रखी, तो ये बात तो सही होगी, ये सेंटेंस सही हो गया, लेकिन स्टोरी के बाकी सेंटेंसेस पास्ट में है तो आपको इसको भी पास्ट में रखना चाहिए। तो यहाँ पे आपको हैड लिखना है। अगर आप हैड लिख देंगे तो ये सेंटेंस
करेक्ट हो जाएगा, प्लस स्टोरी के हिसाब से भी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हैड वर्ड परफेक्ट होगा। तो 2 क्रोज, 2 कौवों ने हैड ए चैलेंज, एक शर्त रखी। दोस्तों यहाँ तक अगर आपको चीज़ें समझ में आई हों तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। दे डिसाइडेड, उन्होंने निश्चय किया, उन्होंने डिसाइड किया, टू सी, देखने के लिए, हु कुड फ्लाई, कि कौन उड़ सकता है। अब कुड के भी कई सारे यूजेस हैं दोस्तों। इनके 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेस मैं आपको बता देता हूं, जिनको लेके बहुत सारे लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आपको इन रूल्स को लेके कभी भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा अगर आपने मेरी ये बातें ध्यान से सुन ली, ध्यान से समझ ली। मुख्य रूप से कुड के 4 यूज होते हैं। इन चारों यूजेस को लेके लोग बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं। चलिए हम सारे यूजेस को एक एक करके समझते हैं। कुड का पहला यूज पास्ट की एबिलिटी को बताने में किया जाता है। कुड इज द पास्ट टेंस ऑफ कैन, मतलब कुड जो है ये कैन का पास्ट फॉर्म है। मतलब जहां पे हम कैन यूज करते हैं, अगर वही बात पास्ट की होने लगे तो कुड का यूज करेंगे। यूज इट टू डिस्क्राइब द थिंग्स यू वर एबल टू डू इन द पास्ट। इसका यूज आप उन चीजों को बताने में कीजिए जो आप पास्ट में कर सकते थे, जो आप पास्ट में करने के लायक थे, जो आप पास्ट में करने में समर्थ थे। जैसे अगर एग्जाम्पल देखें, व्हेन आई वॉज यंगर, जब मैं छोटा था, आई कुड रन, तो मैं दौड़ सकता था, अ माइल, 1 मील, इन 6 मिनट्स, 6 मिनट में। जब मैं छोटा था तो मैं 6 मिनट में 1 मील दौड़ सकता था। अब ये बात पास्ट की है, ये पास्ट की एबिलिटी को बताना चाहता है कि मैं बचपन में ऐसा कर सकता था, तो वहां पे कुड का यूज करेंगे। यहीं अगर आप बात प्रेजेंट की कर रहे होते, मतलब अगर आप बोलना चाहते कि मैं 6 मिनट में 1 मील दौड़ सकता हूं, तो आप बोलते आई कैन रन अ माइल इन 6 मिनट्स। मतलब यहाँ कुड की जगह आप कैन का यूज करते अगर बात प्रेजेंट की होती। चलिए अब अगला एग्जांपल देखते हैं। कुड का अगला यूज है पॉसिबिलिटी और सजेशंस में। जैसे इट कुड रेन लेटर, बाद में बारिश हो सकती है, सो टेक एन अम्ब्रेला, इसलिए एक छाता ले लो। यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात हो रही है कि बाद में बारिश हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि बारिश हो सकती है, इसलिए एक छाता ले लो। तो यहाँ पे क्या हुआ, कुड का यूज किया गया है। मतलब आपको याद रखना है कि जब बात पॉसिबिलिटी की हो तो वहां भी कुड का यूज किया जाता है। अगला हमारा एग्जाम्पल है वी कुड गो टू द मूवीज, हम मूवी देखने जा सकते हैं, मूवी के लिए जा सकते हैं। इफ यू आर बोर्ड, अगर आप बोर हो रहे हैं, अगर आप बोर हो गए हैं तो हम मूवी देखने जा सकते हैं। यहाँ पे एक सजेशन दिया जा रहा है कि अगर आप बोर हो रहे हैं तो हम मूवी देखने जा सकते हैं। मतलब ये हुआ कि सजेशन के लिए भी कुड का यूज किया जाता है, इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए कुड का अगला यूज देखते हैं। कुड का अगला यूज है पोलाइट रिक्वेस्ट्स में। जैसे कुड यू प्लीज पास द साल्ट, क्या आप कृपया नमक इधर बढ़ा देंगे। मान लीजिए अगर आप टेबल पर बैठे खा रहे हो लेकिन नमक आपसे दूर रखा हो, लेकिन वो किसी के पास हो, तो आप उससे बोल सकते हैं क्या आप कृपया नमक इधर बढ़ा देंगे। तो इसी बात को इंग्लिश में 2 तरीके से बोल सकते हैं कि कैन यू प्लीज पास द साल्ट या कुड यू प्लीज पास द साल्ट। लेकिन अगर आप कुड का यूज करते हैं तो ये बात ज्यादा पोलाइट होगी, ज्यादा विनम्र तरीके से आप बोल रहे हैं कि आप प्लीज नमक पास कर दीजिए। मतलब ये हुआ कि जब कैन से ज्यादा पोलाइटनेस सेंटेंस में लानी हो तो वहां पे कुड का यूज किया जाएगा कैन की जगह। कुड का अगला यूज है हाइपोथेटिकल सिचुएशंस में, मतलब काल्पनिक स्थितियों में। कैसे इफ आई हैड मोर मनी, यदि मेरे पास और पैसे होते, आई कुड ट्रेवल मोर, तो मैं और यात्रा कर सकता। अब बात यहाँ हो रही है कि अगर मेरे पास और पैसे होते, मतलब करंट टाइप पर मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, लेकिन अगर ज्यादा पैसे होते तो मैं और यात्रा कर सकता। मतलब यहाँ पे एक काल्पनिक स्थिति की बात हो रही है, तो काल्पनिक स्थिति की बात करने के लिए भी हम कुड का यूज करते हैं। यहाँ पे कुड का यूज किया गया है। इसके अलावा ये 5 सेंटेंसेज हैं, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है, चलिए इनको भी समझते हैं। जैसे अगर लिखा हुआ है इट विल रेन, मतलब बारिश होगी। अब यहाँ पे ये बात 100% है, मतलब कि बारिश होगी। मान लीजिए एकदम बादल काले हों, एकदम जस्ट बारिश होने वाली हो, तो अब हम बोल सकते हैं इट विल रेन, बारिश होगी। वहीं अगर आपने बोल दिया इट मे रेन, मतलब बारिश हो सकती है, अब आप अंदाजा लगा रहे हैं 50 से 60% पॉसिबिलिटी के साथ कि बारिश हो सकती है। अभी आप नाप नहीं रहे हैं 50 से 60% बैठ के, लेकिन बस अंदाजा लगा रहे हैं कि हाँ आज बारिश हो सकती है। वहीं अगर आप बोलेंगे इट कुड रेन, मतलब बारिश हो सकती है, यहाँ पे आप 30 से 40% की पॉसिबिलिटी के साथ बोल रहे हैं कि बारिश हो भी सकती है। लेकिन ये सेंटेंस पहले वाले सेंटेंस यानी मे से थोड़ा कम इफेक्टिव है। मतलब जब आपको थोड़ा कम लगे कि आज बारिश हो सकती है तो वहां पे आप मे की बजाय कुड का यूज कीजिए तो करेक्ट होगा। अगला सेंटेंस है इट माइट रेन, मतलब बारिश हो सकती है। अब माइट सबसे हल्का शब्द है, अगर आपने माइट शब्द का यूज किया है मतलब बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि जो आप बात बोल रहे हैं वो होगी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इट माइट रेन, मतलब बारिश हो सकती है, शायद ही बारिश हो।
तो यहाँ पे सबसे कम पॉसिबिलिटी के लिए माइट का यूज, उससे ज़्यादा की पॉसिबिलिटी के लिए कुड का यूज, और फिर उससे ज़्यादा की पॉसिबिलिटी के लिए मे का यूज, और जब पॉसिबिलिटी 100% हो जाए यानी बात सुनिश्चित हो जाए तो वहाँ पे हम विल का यूज करेंगे। अब हमारा लास्ट सेंटेंस है इट कैन रेन। इसका यूज हम बहुत ही कम करते हैं क्योंकि कैन का यूज हम किसी एबिलिटी को दर्शाने के लिए करते हैं। जैसे अगर कहीं का ऐसा मौसम है कि कभी बारिश हो सकती है तो वहां पे आप बोल सकते हैं इट कैन रेन, मतलब ये हुआ कि वहां का मौसम ही ऐसा है, मौसम इतना योग्य है, इतना समर्थ है कि कभी भी बारिश ला सकता है। तो वहां पे आप बोल पाएंगे कि इट कैन रेन, मतलब बारिश हो सकती है, या यूं कहें कि बारिश होना मुमकिन है। यहाँ पे आप एक जनरल ट्रुथ की बात कर रहे हैं, मतलब वहां पे आप पॉसिबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, वहां पे आप मौसम की एबिलिटी पर बात कर रहे हैं कि मौसम उतना समर्थ है कि कभी भी बारिश ला सकता है। दोस्तों अगर आपको अभी तक बातें समझ में आ रही हूं तो प्लीज हिट द लाइक बटन। एक बार फिर से कुड की यूजेस को रिवाइज कर लेते हैं कि कुड का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। इसका पहला यूज होता है पास्ट की एबिलिटी में, और दूसरा यूज है पॉसिबिलिटी या सजेशंस में, तीसरा यूज पोलाइट रिक्वेस्ट्स में, और चौथा यूज होता है हाइपोथेटिकल सिचुएशंस में। अब स्टोरी पर वापस आते हैं। दे डिसाइडेड, उन्होंने निश्चय किया, टू सी, देखने के लिए, हु कुड फ्लाई, कि कौन उड़ सकता है, हाईएस्ट, सबसे ऊंचा। अब यहाँ पे कुड का यूज पास्ट की एबिलिटी को बताने के लिए किया गया है, मतलब कैन के पास्ट फॉर्म के रूप में कुड का यूज किया गया है। आगे बढ़ते हैं। इट वॉज फाइनलाइज्ड, ये निश्चय किया गया था, ये फाइनल किया गया था, दैट कि बोथ क्रोज, दोनों कौवे, उड चूज, चुनेंगे। अब यहाँ पे उड का यूज, जैसे यहाँ पे कुड का यूज कैन के पास्ट के रूप में किया गया था, वैसे यहाँ पे भी उड का यूज विल के पास्ट फॉर्म के रूप में किया गया है। मतलब उन दोनों कौवे ने ये फाइनल किया, ये निश्चय किया कि वो दोनों उड चूज, चुनेंगे, अ सैक, एक थैला या एक बोरा, ऑफ सिमिलर साइज, समान आकार का, सिमिलर साइज का, एंड स्टार्ट फ्लाइंग, और उड़ना स्टार्ट कर देंगे। मतलब ये डिसाइड किया गया था कि वो दोनों कौवे सिमिलर साइज के एक थैले को लेंगे और उड़ना स्टार्ट कर देंगे। द फर्स्ट क्रो, जो पहला कौवा था, इंस्पेक्टेड, उसने निरीक्षण किया, द सैक्स, बोरों को, एंड चोज, और चुना, अ सैक ऑफ साल्ट, एक नमक का थैला चुना। पहले कौवे ने क्या किया, दोनों थैलों का निरीक्षण किया, इंस्पेक्शन किया, फिर उनमें से साल्ट के थैले को चुना। ही थॉट, उसने सोचा, इट माइट रेन, बारिश हो सकती है। मतलब उसे पहले से पता था कि बारिश होने की संभावना है, बारिश हो सकती है, इसलिए उसने साल्ट के बोरे को, साल्ट के थैले को चुना। क्लाउड्स आर ब्लैक, बादल काले हैं। दोस्तों अब यहाँ पे आप में से कई लोगों को लगता होगा कि क्लाउड्स लिखा है इसलिए गलत है। उनको लगता है कि जैसे मिल्क एक अनकाउंटेबल नाउन है, वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, इसी तरह क्लाउड भी अनकाउंटेबल नाउन है, इसका क्लाउड्स नहीं लिख सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। क्लाउड को एक अनकाउंटेबल नाउन नहीं बल्कि काउंटेबल नाउन माना गया है, इसलिए आप इसका प्लूरल यानी कि क्लाउड्स लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, ये एकदम सही है। द सेकेंड क्रो, जो दूसरा कौवा था, लाफ्ड एट, मतलब हंसा। लॉफ के बाद हमेशा एट का यूज किया जाता है, तो लॉफ्ड एट मतलब हंसा, द फर्स्ट क्रो, पहले कौवे पर, एंड, और, ही चोज, उसने चुना। चूज शब्द के तीनों फॉर्म चूज, चोज, चोजन होते हैं, तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया है, मतलब बात पास्ट इंडेफिनिट की है। ही चोज, उसने चुना, अ सैक ऑफ कॉटन, कॉटन का एक थैला। ही थॉट, उसने सोचा, व्हाट अ फूल, कितना बेवकूफ है। ही इज टू कैरी, ये कैरी करेगा, कैरी करने वाला है। इज टू कैरी मतलब ये उठाने वाला है, जैसे आई एम टू गो, मैं जाने वाला हूं। अबाउट टू का यूज भी इसी सेंस में किया जाता है, जैसे द बर्ड इज अबाउट टू फ्लाई, मतलब चिड़िया उड़ने वाली है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से भी इस बात को बोल सकते हैं, द बर्ड इज टू फ्लाई, मतलब चिड़िया उड़ने वाली है। उसी तरह यहाँ भी बोला गया है, ही इज टू कैरी, ये उठाने वाला है, ये उठाएगा, अ सैक ऑफ साल्ट, एक साल्ट के थैले को। आई एम गोइंग टू विन, मैं जीतने जा रहा हूं, मैं जीत जाऊंगा। बोथ द क्रोज, दोनों कौवे, वर रेडी, दोनों कौवे रेडी थे। यहाँ पे वर का यूज किया गया, क्यों? क्योंकि बोथ द क्रोज की बात हो रही है, मतलब दोनों कौवों की बात हो रही है, मतलब बात प्लूरल सब्जेक्ट की हो रही है। द टाइम केम, और समय आया, एंड बोथ स्टार्टेड, दोनों ने स्टार्ट कर दिया, फ्लाइंग, उड़ना। समय आया और दोनों ने उड़ना स्टार्ट कर दिया। दे बिगेन टू फ्लाई, उन्होंने उड़ना स्टार्ट किया। बिगिन का मतलब होता है शुरू करना, और बिगेन उसका पास्ट फॉर्म है, मतलब शुरू कर दिया।
दे बिगैन उन्होंने स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया, फ्लाई हायर ऊंचा उड़ना, एंड हायर और ऊंचा, मतलब वो और ऊंचा उड़ते रहे, उड़ना स्टार्ट कर दिए। ऑल ऑफ सडन अचानक, ऑल ऑफ सडन का मतलब होता है अचानक। इट स्टार्टेड मतलब शुरू हो गई, रेनिंग बारिश। जब हमें बोलना होता है कि बारिश शुरू हो गई है, जब भी बारिश की बात कर रहे होते हैं, तो वहां पे हम सेंटेंस को इट से स्टार्ट करते हैं। जैसे इट स्टार्टेड मतलब शुरू हो गई, रेनिंग बारिश। यहाँ पे डायरेक्टली ऐसा नहीं बोलेंगे रेनिंग स्टार्टेड, वो ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं होता है। एंड और यू नो आप जानते हो, व्हाट हैपेंड क्या हुआ, द साल्ट इन द सैक मतलब जो थैले में नमक था, ऑफ द फर्स्ट क्रो पहले कौवे के, डिसॉल्व्ड घुल गया, मतलब पहले कौवे के थैले में जो नमक था वो घुल गया। द कॉटन मतलब जो कॉटन था, इन दैट ऑफ द सेकेंड दूसरे कौवे में, दूसरे वाले के, गॉट सोक वो भीग गया। गॉट सोक का मतलब भीग गया। इट वॉज द फर्स्ट क्रो ये पहला कौवा था, हु ओन जिसने जीता, द चैलेंज उस शर्त को, ये पहला कौवा था जिसने उस चैलेंज को जीता। इससे हमें सीख ये मिली, लर्निंग ये मिली कि अ थॉट ऑफ द फ्यूचर मतलब भविष्य की एक सोच, विल हेल्प आपको मदद करेगी, आपकी मदद करेगी, अ लिटिल बेटर थोड़ी बहुत, मतलब भविष्य की सोच आपको थोड़ी बहुत मदद जरूर करेगी। दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप अपनी फीडबैक के जरिए हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।